मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार में खास करके वो उन शिक्षकों के लिए जो BPSC TRE 3 से रिलेटेड है। उन लोगों के लिए पहली बार इस बार यानी 2025 में संपत्ति ब्यौरा को लेकर, एसेट्स डिक्लेरेशन को लेकर जो फॉर्म आया है उस फॉर्म को इस बार सबमिट करना होगा और उसमें कौन कौन सी बातों को देने होंगे। इससे पहले BPSC TRE 1, 2 और जो पूर्व में जो बिहार में शिक्षक है, लगभग इनकी संख्या जो 6 लाख के आसपास में है, वे सभी लोग एसेट डिक्लेरेशन तो देते ही आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जो बिहार सरकार के जो राज्य कर्मचारी हैं उन लोगों को भी अलग अलग जो विभागों से हैं उन लोगों को भी एसेट डिक्लेरेशन करना होता है, संपत्ति ब्यौरा देना होता है। आज इसी फैक्ट पे बात करेंगे कि कब से शुरू हुआ और इसमें कौन कौन से कॉलम में कौन कौन सी बातों को मेंशन करना है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो शुरुआत किया गया था ये 2010-11 से शुरुआत हुआ था और बिहार सरकार का इस एसेट डिक्लेरेशन का मोटिव था कि कोई भी जो स्टेट एम्प्लॉई है वो अपने जो वार्षिक आमदनी है उस आमदनी को सरकार के नज़र में वो पेश करे। और बिहार सरकार एक दूसरे राज्यों के तुलना में एक नज़ीर पेश करना चाहता था कि हमारे यहाँ किसी भी तरीके के कर्मचारियों में उस तरीके की कोई संपत्ति नहीं छिपा हुआ है जिस संपत्ति को हम लोग कहते हैं कि जो सरकार से छिपाया गया या जो टैक्स चोरी किया गया, उस तरीके की संपत्ति यहाँ राज्य कर्मचारियों के पास नहीं है। एसेट डिक्लेरेशन का मेन मोटिव यही था। अब देखिए, ये एसेट डिक्लेरेशन जो किया गया ये राज्य कर्मचारियों के लिए लाया गया। अब ये राज्य कर्मचारियों के लिए जब एसेट डिक्लेरेशन आया तो इसमें कुछ बातों को मेंशन करना होता है और वाकई ये सारे तथ्य जो है बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ फॉर्म में भरवाए जाते हैं। अब देखिए, अगर बिहार में अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए ये फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस जो यहाँ पे देख रहे हैं जो आई करके, यहाँ पे आपको अपना नेम फिल कर देना है। नेम के बाद यहाँ आप अपने फादर का नाम या हस्बैंड का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, या अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने यहाँ पे अपने वाइफ का भी नाम दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट, आप जो एज है, जो भी आपका एज है, अगर आपका एज यहाँ पे 30 है और 31 के बीच में है तो आप यहाँ पे 30 या 31 दोनों में से कोई भी पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि बिलोंगिंग टू जो सर्विस की जो बात किया जा रहा है, आप किस सर्विस से आप बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर आप BPSC शिक्षक हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा BPSC शिक्षक है, तब आपके लिए जो पोस्ट आएगा वह स्कूल टीचर यहाँ पे आप लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे स्कूल टीचर के अलावे जो यहाँ पे जो बातें किया जा रहा है कि बिलोंगिंग टू सर्विस द प्रेजेंटली वर्किंग एज, किस डिपार्टमेंट में है। तो अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट मेंशन करेंगे। अब आइए, यहीं से आपका सारा डिक्लेरेशन शुरू होता है। एक जो आपकी चल संपत्ति और दूसरा आपकी अचल संपत्ति। तो सबसे पहले जो मूवेबल एसेट्स है, जो चल संपत्ति है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल मांगेगा। तो यहाँ आप इस सेल्फ में आप जो भी आपके पास कितना कैश है, कैश का मतलब जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आपके जेब में या आपके घर में कितने कैश है, जो भी आपके पास कैश अमाउंट होगा। एक एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं कि अगर 10,000 है तो आप 10,000 रुपया मेंशन कर सकते हैं। स्पाउस नेम, अगर पति या पत्नी में से जो भी हो उनके पास कैश, तो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। अगर स्पाउस में अगर 20,000 रुपया अगर आपके पास है तो आप 20,000 मेंशन कर सकते हैं। डिपेंडेंट 1 नेम और डिपेंडेंट 2 का नेम और डिपेंडेंट 3, यहाँ पे देखिए कि इसमें आप अपने आश्रितों के भी नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपके बेटे हो या बेटियां हो तो इसमें आप 1, 2, 3 तक मेंशन कर सकते हैं। अब लिखता है सेकंड नंबर पॉइंट पे कि डिपॉजिट इन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब सेल्फ आप कितना डिपॉजिट आपके बैंक में है या किसी अन्य फाइनेंशियल वित्तीय संस्था में जमा है तो इसके बारे में आपको मेंशन करना है। तो एक एग्जांपल के लिए देखिए कि अगर आपके पास 2 लाख रुपया अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है या किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आपको यहाँ पे इस तरीके के डिजिट मेंशन
करने पड़ेंगे। स्पाउस पति पत्नी में से अगर किसी के नाम पे डिपॉजिट है तो आप इस तरीके से, अगर यहाँ पे 80,000 रुपया अगर आपका डिपॉजिट है तो इस तरीके से 80,000 आप मेंशन करेंगे। जो भी डिपेंडेंट का है तो आप अगर डिपेंडेंट का भी अगर साथ में लेकर चल रहे हैं तो अगर डेटा है आपके पास तो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ पे आप लिख कर डिपेंडेंट वन को, अगर आप डिपेंडेंट को अगर नहीं शामिल करना चाहते हैं तो इन्हें आप लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड्स, डिवेंचर एंड शेयर इन कंपनीज, यहाँ पे इस चीज़ से भी आपसे डेटा मांगे जा रहे हैं कि आप किसी कंपनी में कोई शेयर या बॉन्ड्स अगर है तो अगर आपने शेयर कर रखा है, लगा रखा है, अगर आपके पास आपने 50,000 का शेयर लगाया है तो 50,000 ऐसे मेंशन करेंगे। स्पाउस के नाम से अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नील कर सकते हैं। अब देखिए अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे NSS, पोस्टल सेविंग, LIC पॉलिसीज, अगर यहाँ पे भी अगर आपके पास कुछ है तो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए होगा क्या कि अगर आपके पास नेशनल सेविंग सिक्योरिटी भी है, NSS भी है, पोस्टल सेविंग भी है, LIC पॉलिसी है, तो आप इस तीनों चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास NSS में कितना अमाउंट का डिपॉजिट है। अगर यहाँ पे NSS में अगर आपके पास 80,000 का डिपॉजिट है तो आप 80,000 ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास LIC कितना है तो आप यहाँ पे प्रीमियम को भी मेंशन कर सकते हैं या टोटल अमाउंट का भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर 5 लाख का इंश्योरेंस है तो आप 5 लाख ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके वाइफ पे अगर LIC है तो आप LIC को भी मेंशन कर सकते हैं जो भी आपने ले रखा है। तो इस तरीके के जो आपके एसेट्स होंगे यहाँ पे आप जब नॉट एप्लीकेबल है या जो भी डेटा अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। अब मोटर व्हीकल देखिए यहाँ पे बातें कर रहा है कि मोटर व्हीकल के बारे में आपके पास क्या डेटा है। आपके पास अगर बाइक है तो आप बाइक लिख सकते हैं। अगर बाइक से रिलेटेड अगर कुछ और सारे बातों को मेंशन करना चाहते हैं कि कौन सी बाइक आपके पास है तो अभी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्पाउस के नाम पे अगर कोई मोटर व्हीकल है, चाहे वो बाइक हो या 4 व्हीकल हो, तो आप दोनों में आप जो भी आपके साथ पास यहाँ पे दे सकते हैं। ज्वेलरी दे सकते हैं, जो गिव डिटेल, वेट एंड वैल्यू, आप यहाँ पे ज्वेलरी जैसे अगर आपके पास 100 ग्राम गोल्ड है तो 100 ग्राम गोल्ड लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर वो आपके वाइफ के पास अगर गोल्ड है, जैसे 300 ग्राम अगर गोल्ड है तो 300 ग्राम आप लिख सकते हैं। आप आगे के कॉलम डिपेंडेंट 1, 2 के आधार पे कर सकते हैं या अन्यथा न भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे जब आते हैं तो अदर एसेट्स सच एज वैल्यू एंड क्लेम एंड इंटरेस्ट, अगर आपके पास कोई और संपत्ति है तो आप उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए इमूवेबल एसेट्स, ये तो आपके मूवेबल एसेट हुआ, जो चल संपत्ति हुआ। अब जो अचल संपत्ति में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा है सबसे पहले। तो सेम प्रोसेस है, सेल्फ, स्पाउस नेम, पति पत्नी में से कोई एक, डिपेंडेंट 1, 2 या 3। एग्रीकल्चर लैंड में आपके पास कितना ज़मीन है, तो अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो आप 1 एकड़ ज़मीन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछता है किस लोकेशन में है, सर्वे नंबर क्या है, करेंट मार्केट वैल्यू क्या है, तो आप ये सभी चीज़ों को यहाँ पे शॉर्ट में आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके वाइफ के नाम पे अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे नील भी मेंशन कर सकते हैं। नन एक डिपेंडेंट 1, 2 आप अपने स्थिति के अनुसार उस चीज़ को आप आगे बढ़ा भी सकते हैं, या नॉट एप्लीकेबल है तो आप नॉट एप्लीकेबल को भी रख सकते हैं। नन एग्रीकल्चर लैंड में आइए, ये नन एग्रीकल्चर लैंड वे लैंड जहाँ पे खेती नहीं होते हैं। अगर इस तरीके के अगर आपके पास कुछ ज़मीन है, जैसे अगर आपके पास ऐसे ज़मीन की अगर 1200 स्क्वायर फीट है तो आप लिख सकते हैं 1200 स्क्वायर फीट किस लोकेशन में है, क्या उसका मार्केट वैल्यू है। अगर वाइफ के नाम पे भी अगर आपके 700 स्क्वायर फीट अगर नॉन एग्रीकल्चर है तो आप 700 स्क्वायर फीट नॉन एग्रीकल्चर लिख सकते हैं, उसका मार्केट वैल्यू। ठीक, बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। अब देखिए बिल्डिंग कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल, अगर आपने कोई बिल्डिंग बना रखा है जिसमें आप आवासीय करते हैं या उसे आपने किराए पे लगा रखा है तो अभी डेटा आपको किस लोकेशन में है यहाँ पे देना होगा। वाइफ के नाम पे तो वाइफ के नाम पे देंगे, अगर आपके नाम पे तो आप अपने नाम पे देंगे। हाउस अपार्टमेंट में सेम वही प्रोसेस है। ये आपका अचल संपत्ति के बारे में सारा डेटा 1 साल के अंदर में जो आपने किया है वो सारे चीज़ को यहाँ पे फिल करवा लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लोन से रिलेटेड बातें करता है कि लोन रिलेटेड आप क्या आपकी एक्टिविटी है। तो देखिए अगर आप स्टेट एम्प्लॉई हैं तो अगर किसी तरीके का लोन ले रखा है तो यहाँ पे किस बैंक से ले रखा है, कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेकर रखा है, ये सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको फिल करना होगा। आप अपना या अगर आप अपने वाइफ के साथ अगर को बोरो है
तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। देखिए, इस चीज़ को इसलिए लाया गया था ताकि प्रत्येक वर्ष ये फील करवाया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि कितनी संपत्ति जो है वो सरकारी कर्मचारी प्रत्येक वर्ष जो है वो बढ़ा रहे हैं, कितनी